शुरुआती दौर में काफ़ी इंडियन आर्मी के लिए काम किया, नेटो के लिए काम किया, एनटीआरओ के लिए काम किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए हुआ, एंटरप्राइज़ अकाउंट्स जितने भी थे, एक्सेंचर था, बीओसी था। बट वो आज एआई के साथ जो चीज़ हम 10 घंटे में कर सकते थे, वो आज हम गिनती के 5 मिनट में करें। लोगों को एआई को यूटिलाइज़ करने के लिए वो उसका प्लस पॉइंट बनना शुरू होता है, इन्वॉल्व करना ये शुरू होता पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी। है। जब आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइज़ेशन में आजकल साइबर सिक्योरिटी के लिए कंप्लायंस होता है। वेलकम टू देवरे टॉक। मैं आपकी होस्ट नेहा जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने एक नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में एक एआई एक ऐसा टूल है जिसको लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल और कंफ्यूजन हैं। जैसे एआई के साथ जॉब्स का क्या फ्यूचर रहेगा। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन और साइबर वॉरफेयर में एआई का क्या योगदान रहेगा, और सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एआई किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे विजनरी गेस्ट जिनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट इंडिया के डिजिटल बैकबोन को बनाने और सिक्योर करने में लगा है। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर गौरव राणाडे जी से, जो कि इंडिया के रिनाउंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट और साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उनका काम इंडिया के डिफेंस आईसीटी नेटवर्क, स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर्स और डिजिटल फॉरेंसिक्स लैब और भारतनेट जैसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट में रहा है। उनके पास 27 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है और साथ ही उनकी जर्नी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नेशनल बिल्डिंग में का परफेक्ट ब्लेंड है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर गौरव राणा जी से और जानते हैं उनसे एआई से जुड़े सवालों का जवाब। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हिंदी में ये मेरा पहला पॉडकास्ट होगा और मैं थोड़ा-सा नर्वस हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं पूरी तरह से उन अपेक्षाओं पे पूरी तरह से खरा उतरूँ। तो सर, एज अ क्रिटिकल आर्किटेक्ट है, आपका क्या रोल रहा और क्या जर्नी रही, इसके बारे में ऑडियंस को कुछ बताइए। जी। अ, जैसे आपने बताया कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा एक्सपीरियंस रखा मैंने। पिछले 27 साल से जितना भी करियर मैंने अपना बनाया और जितने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, अ, एक अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इन 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 सालों के अंदर जितनी भी कंपनीज के साथ मैं जुड़ा, जिस भी रोल में रहा, उन सब रोल्स के अंदर मुझे ये फील हुआ कि थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा एक्सपीरियंस और उस सारी योग्यता को उस लेवल तक लेके जाया जा सके, जहाँ पे देश के लिए कुछ किया जा सकता था। सो जिस फील्ड में आईटी में आए हम, तो इनिशियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हुई, देन उसके बाद नेटवर्किंग सीखा, साइबर सिक्योरिटी में आए, फोरेंसिक्स में किया, बायोमेट्रिक्स किया। तो जब आप ये पूरी तरह से एक पूरे गुलदस्ते को देखते हैं, तो उसमें एक सिस्टम इंटीग्रेशन अप्रोच रहती है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ रहती है और मैं भाग्यशाली इस मामले में रहा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी अलाइनमेंट्स में रहा, आई थिंक जितने भी मेरे सीनियर्स थे, जितने भी मेरे मेरे सहायक थे, उन लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया मुझे। मैंने स्टार्ट जर्नी जो अपनी अपनी यात्रा जो शुरू की इस करियर के लिए, वो पठानकोट से शुरू किया था। छोटा शहर था, बट सपने अच्छे थे हमारे, बड़े थे, हमें कुछ करना था। हम वहाँ से जर्नी शुरू करते हुए चंडीगढ़ पहुँचे, दिल्ली आए और आज इस स्टेज पे है जब हमने पूरा ग्लोबली हर लेवल के प्रोजेक्ट्स को देखा, हर तरह की चैलेंजेस को फ़ील किया, हमने पूरी इंडस्ट्रीज़ को देखा, किस-किस कंट्री में, किस-किस देश में कौन-सी टेक्नोलॉजी पे क्या-क्या डिप्लॉय हो सकता था। हमने उन सब चीज़ों को बनाने की कोशिश किया। तब जब मेरे पास एक ऐसा एक्सपीरियंस बना, जब ग्लोबली एक्लेम्ड कुछ सर्टिफ़िकेशंस की, जब कुछ ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आए जहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो जितना मेरे से बन सकता था, जितना मेरे से हो सकता था, उन सब चीज़ों को मैंने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उन चीज़ों को शेयर करना शुरू किया। शुरुआती दौर में काफ़ी इंडियन आर्मी के लिए काम किया, नेटो के लिए काम किया, एनटीआरओ के लिए काम किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए हुआ, एंटरप्राइज़ अकाउंट्स जितने भी थे, एक्सेंचर था, बीओसी था, एजीसीआर वगैरह थे हमारे, फ्रेंच टेलीकॉम, ब्रिटिश टेलीकॉम, इन सब के लिए जब काम करते-करते काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो गया। फिर मध्य पूर्व एशिया में जैसे
सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, इन सब कंट्रीज में जब एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हुए अ, बहुत सारा इस लेवल तक एक्नॉलेजमेंट और या इस तरह से हमें एक्रेडिशन वगैरह मिलनी शुरू हो गई, जिसमें हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया, हमारे अंदर भी एक लेवल की पोस्चर बनना शुरू हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं। सो बस इसी तरह से अपने जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम बन सकता है, बट जो जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो डाटा सेंटर्स था, क्लाउड था, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स थे, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, या आपके जितने भी मेगा स्केल ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे करते करते आज 27 साल के करियर में थोड़ा अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि कुछ चीज़ें हमने अच्छी कर ली। तो सर आप सिंपल लैंग्वेज में एक लेमैन को अगर समझाना हो कि एआई क्या है और वो कैसे काम करता है, तो आप उसके लिए क्या इनपुट है? देखिए, आजकल एआई हर फील्ड में है, हर हर वस्तु के उस यूज में है जहाँ पे आपका दिनचर्या के लिए उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा सकता है। आप एआई को इस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक दिमाग की तरह या एक तकनीकी दिमाग की तरह का यूज कर बोल सकते हैं, जिसमें उसे जो चीज़ सिखाएंगे, आप जो इंस्ट्रक्शंस आप उसे देंगे, वो उसी को प्रोसेस करे और उसके बाद उसी को इम्प्लीमेंट करके आपकी डायरेक्शंस के ऊपर काम करेगा। लेमन लैंग्वेज पे या एक बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से अगर मैं उसे संरचना में किसी को एक्सप्लेन करना हो या उसे बताना हो, तो यही हो सकता है कि आपका एक दिमाग है जिसमें आपने जितने इनपुट्स आपने उसे डाले हैं, आपने उसे उसी हिसाब से बताना है कि क्या क्या चीज़ों को प्रोसेस करना है। वो उन सब डाटा को या उन सब चीज़ों को सीखते हुए जो आपको आगे इंस्ट्रक्शन देगा, दैट इज मोर लाइक ए। तो सर अभी जैसे पिछले कुछ सालों में एआई में कितने चेंजेस आपने देखे हैं, ठीक है, और फ्यूचर में आप नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में उसका क्या स्टेटस अज्यूम करके आगे अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करते हो, और किस तरह से जो लेमैन है, जो लोग हैं, उनको वो बेनिफिट कर सकते हैं? देखिए, एआई आज हर घर में, हर मोबाइल पे, हर इंसान के फिंगर टिप्स पे है। आप किसी भी तरह मोबाइल यूज़ पे देखें, लैपटॉप पे देखें, आप अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन सब में कहीं न कहीं एआई का थोड़ा या बहुत सारा कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में या आने वाले समय के अंदर एआई का बहुत बड़ा एक रोल होने वाला है हम सबकी लाइफ के अंदर, और आज की डेट में वर्तमान स्थिति में भी हम ये अपने आप को मानते हैं कि हम बिना एआई के कई चीज़ें आज नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक रही बात अगले 5 से 10 साल तक, आई थिंक अभी तक द फुल यूटिलाइज़ेशन या जिसे हम कहें पूर्णतः इस तरह से उस एआई का यूटिलाइज़ेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, या जिसे हमें करना चाहिए। हम कुछ बड़े लिमिटेड से फ़ोकस में हैं। हम कभी कह रहे हैं कि चैट जीपीटी को हमने यूज़ कर दिया, या हमने किसी एक्सेल का जैसे वो मैक्रो पहले हुआ करता था, हमने उसे यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया, तो हम कहते हैं कि ये एआई हो गया है। बट एआई इससे बियॉन्ड है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हो गई, आपके जितने भी रेलवे गाड़ियाँ बन जाती हैं, या आपके हवाई यात्रा के डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, या आपके स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हो गए, आपके पास रिटेल इंडस्ट्री में हो गया, टूरिज़्म में आ गया, गूगल मैप्स अगर आप देखें, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कहीं न कहीं एआई का समावेश उसमें पूरी तरह से चल रहा है। बट क्या एआई को हम अगले हर यूज़ केस के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं? मैं आपको एक छोटा-सा केस बताता हूँ कि प्रोजेक्ट हम कर रहे थे आज से 3 साल पहले दिल्ली सेफ सिटी के लिए। उसमें हमारे पास कुछ यूज़ केसेस बन रहे थे। तब तक एआई के लिए हम पूरी तरह से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या उसे हम पूरी तरह से वैधता नहीं दे पा रहे थे, हम्म। या हमारे पास वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। बट यूज़ केसेस ऐसे थे कि उसके लिए प्रॉपर आपको एक कंप्यूटेशन या आपके लिए वो कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी था। बट केसेस ऐसे थे कि जैसे किसी एक अनजान सी रोड के ऊपर कोई महिला ट्रैवल कर रही है या अकेली चल रही है, उसे कोई खतरा फील होता है, सडनली उसे अपने हाथों को दोनों को वेव करना है, एंड देन सडनली वो एक अलार्म सिचुएशन जो है वो बैक टुवर्ड्स द डाटा सेंटर या लोकल नियर बाय जो भी पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन या कोई बीट कांस्टेबल जो भी अपना चल रहा है, उसके पास ये इमीडिएटली अलार्म जाना चाहिए दैट देयर इज समथिंग, कुछ कुछ घटना होने वाली है। अब ये एक यूज केस है, अब ये एक एआई है, क्या उस एआई केस को
डेवलप करने के लिए, क्योंकि कई डाटाबेसेस होंगे, कई यूज़ केसेस होंगे, उन सबको एक साथ समावेश करते हुए, उन सबका इंजेक्शन एक साथ करते हुए, क्या चीज़ किसकी प्रोबेबिलिटी पे किस तरह से उसे इन्वॉल्व कर सकेगा, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना था, उसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट हो सकता था। बट हमने उसे किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसे बनाया, हमने ओके। उसे डिज़ाइन को बनाया। बट वो आज एआई के साथ पूर्णतः उस चीज़ को विकसित किया जा सकता है, और आज तक आई थिंक जो चीज़ हम 10 घंटे में कर सकते थे, वो आज हम गिनती के 5 मिनट में कर सकते हैं, या हो सकता है उससे लेस टाइम में भी कर सकते हैं। आज से कुछ टाइम पहले जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि एआई एक खतरा बन जाएगा, एक आपके जितने भी ह्यूमन विकास के लिए या आपके ह्यूमन कैपिटल के लिए, बट ये कुछ चीज़ें जब तक आपको इमोशनली आप उन चीज़ों से डिटैच नहीं करते हैं, प्लस उसके साथ आप एआई को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, डिफरेंट यूज़ केसेस, डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए अलग-अलग तरह से उसे हम यूज़ करते हैं। तो सर जैसे आपने अभी कुछ यूज़ केसेस के बारे में बताया, उसमें से आपका कौन-सा यूज़ केस है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है या आप उसने आपके करियर में काफ़ी बदलाव लाया है? देखिए, ऐसा है कि हमारे इंडस्ट्री में डे टू डे बेसिस पे कई यूज़ केसेस बनते हैं। हमें कई जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, उसमें आजकल बिना एआई के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये कहना तो बिल्कुल अतिशयोक्ति सी होगी कि कौन-सा ऐसा सिंगल वन प्रोजेक्ट निकालना पड़ेगा या कौन-सा ऐसा यूज़ केस है जिसमें एआई बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बट आजकल जैसे हमारे पास मैलवेयर के लिए एक रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस निकालना होता है। आपकी कोई भी एनोमली जो है, वो नेटवर्क में आपकी इन्वॉल्व हो गई है, व्हिच कुड बी जो एक तरह से कल को बहुत बड़ी बन के डीडोस भी बन सकती है, डीडोस अटैक हो सकता है। ऐसे कई केसेस आते हैं जो हमें डे टू डे बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। बिना एआई के वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि नियर रियल टाइम या एकदम सटीकता से अगर ये मैं कह सकूँ कि वो एक तरह से बहुत क्लोज़ली ऑलमोस्ट एक रियल रियल फैक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे कई केसेस हैं जो हमें डेली मिलते हैं। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़े स्केल पे होती हैं, मेगा स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर आपने डिज़ाइन करना है। तो आपको ये सोचना पड़ता है कि ऐसे कौन-कौन से कंपोनेंट्स लगाएँ कि उनके साथ उनका सबका समावेश करके आप एक तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके दें जिसमें एआई सबके साथ इंटीग्रेट कर सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लगा लिया और वही सारा काम करेगा। हर हर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डाटा सेंटर है, चाहे वो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, चाहे वो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, उन सब के लिए अलग-अलग रूल्स हैं और अलग-अलग टूल के लिए अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। कहाँ-कहाँ पे किसका क्या यूज़ेबिलिटी होगी। एआई के केसेस के अंदर हमारे लिए चाहे वो सिम के साथ हमारी एक इम्प्लीमेंटेशन होती है, या हम ये कहते हैं कि उसके अंदर कुछ सीवीज़ वगैरह आइडेंटिफाइड होते हैं। माइत्रे अटैक्स के साथ हमने उन फ्रेमवर्क्स को पूरी तरह से पैच करना होता है। या हम एक तरह से ये मान के चलते हैं कि कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं जो हमें प्रोएक्टिवली उसे फाइंड आउट करना है, या पूर्णतः पहले ये चीज़ को देखना होगा कि हमें सिर्फ पहले पता है। कुछ अटैक्स नहीं रोके जा सकते। हुँ, कुछ अटैक्स को पहले से सोचा समझा जा सकता है। मैं ये तो नहीं कहता कि हम भविष्य बता देते हैं कि किस हुँ। तरह का अटैक होगा, बट कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं जिसमें एआई हमें हेल्प करता है कि कुछ ये वाले चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट या एक तरह से बताते हैं हमें कि ये अटैक इस तरह से आने वाला है। यूज़ केसेस अगर माने तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स में 2-3 केसेस हुए जिसमें हमें एआई ने काफ़ी हेल्प किया है। चाहे वो सॉग का था, जिसमें ऑर्केस्ट्रेशन और हमें करना था, जिसमें ऑटोमेशन उसका इम्प्लीमेंट करवाना था। एआई ने काफ़ी हेल्प किया उसके अंदर। हमारे पास एनटीए की नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस के टूल्स की कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें वो पूरा रियल टाइम हमें एप्लीकेशंस को फीड करवाता है। सो बिना एआई के आज की डेट में किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम मान के चलें कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से ये दुनिया भाग रही है, जिस तरह से हमें फास्ट पेस रिजल्ट्स चाहिए, आई डोंट थिंक बिना एआई के इन्वॉल्वमेंट के वो चीज़ें पॉसिबल। सर आपने इसमें मालवेयर के लिए बताया। 2010 में जी, स्टक्सनेट का अटैक हुआ था। अटैक हुआ। तो उसकी वो जो हमारा साइबर वॉरफेयर है, उसकी हिस्ट्री में उसका क्या महत्व है? क्या वो मतलब कौन-सी पोज़ीशन क्या पोज़ीशन रखता है? तो उसके लिए कुछ
आई थिंक अगर आप स्ट्रक्चरनेक्स की बात करें जो 2010 में हुआ, हम इसको दो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो साइबर वॉरफेयर और एक जो इंसिडेंट हुआ। तो सबसे पहले दुनिया ने तब ये जाना कि एक मैलवेयर एक्चुअल किसी तरह से एक साइबर वॉरफेयर को भी इन्वोक कर सकता है और एक फिजिकली उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवस्टेट कर सकता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। मतलब यहाँ से अगर मैं उस चीज़ को आगे इन्वोक कर सकूँ तो यहाँ से शुरुआत हुई जब लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया कि हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना क्रिटिकल है, इन चीज़ों के साथ उसे रोका जा सकता है, हम इन चीज़ों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। रही बात साइबर वॉरफेयर की, तो आई थिंक जब से साइबर है तब से वॉरफेयर है। बट इस साइबर वॉरफेयर के हिसाब से अगर देखें, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो हमने काफ़ी सुना कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स हैं, चाहे वो ड्रोन के साथ अटैक हुआ, चाहे वो मिसाइल्स ने प्रिसीशन के साथ वीडियोस वगैरह भी मिले कि हमने दुश्मन देश के रनवेज के ऊपर टू बी वेरी प्रिसाइज कितने नॉटिकल माइल्स पे कैसे अटैक होगा, कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ वहाँ पे अटैक हुआ। ये सारी चीज़ें टेक्निकल वॉर वॉर जो जितना भी हुआ है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो कुछ कंट्रीज हैं, उनका नाम लें तो चाहे स्पेसिफिकली कुछ कंट्रीज हैं जो ये काम कर रही हैं ऑलरेडी, राइट। और ये स्टेट एक्टर्स उनको पूरी तरह से पब्लिक भी करते हैं। बट जहाँ तक ये मैं मान मान के चलूँ कि बहुत खतरा है, क्योंकि डे बाय डे ग्रोइंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और हमारे पास जिस तरह से टूल्स आते हैं, जितने ज़्यादा टूल्स हैं उसका अगर सीमलेस इंटीग्रेशन नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं वो एक लूप होल क्रिएट करते हैं, तो एक वल्नरेबल पॉइंट सब हमारे लिए बना बना रहता है। ये दुनिया एक ऐसे 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 इससे टाइम की तरफ निकल रही है जहाँ साइबर वॉरफेयर इज इनएविटेबल, आप उसे नहीं रोक सकते। आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पेमेंट्स, आपका बैंकिंग, आपकी यूटिलिटीज, आपका नेशनल गवर्नेंस प्रोग्राम्स, आपकी सर्विसेज, सब के सब आजकल साइबर पे आ गए हैं। एंड एवरी हर दूसरी कंट्री यही चाहती है कि वो इस तरह से इसे डिसरप्ट करे ताकि ये कंट्रीज जितनी भी हैं उनका प्रॉपर बैकबोन जो है वो पूरी तरह से ठप हो जाए। तो हमें उसे रोकना है और हमें उससे किसी दूसरे की तरफ से अटैक आने से पहले अपने आप को प्रोएक्टिवली रिस्ट्रिक्ट करना होगा। कैसे करना है? हम बिल्कुल आइसोलेट में नहीं बैठ सकते हैं। हमें ये नहीं करना है कि ये सारी सर्विसेज बंद कर दें, देन विल बी, हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली का खतरा खत्म हो गया है। बट हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसे एक्शंस करने पड़ेंगे जिससे हम अपने आप को सेफ भी कर सकें और जिससे हम सारी सारी सिविलियंस को और इस देश को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। तो सर अभी आपने ये कहा कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज साइबर वॉरफेयर में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री है जो इसमें इन्वॉल्व है और क्यों? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि इस दुनिया के हर देश को अपने अपना सेफ रखने का पूरा अधिकार है। और मेरा ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं हर कंट्री इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, क्योंकि किसी ना किसी कंट्री का कोई ना कोई दुश्मन है और वो दूसरे दुश्मन के ऊपर अटैक करता रहता है। बट जहाँ तक भारत की बात है, हमारे देश की बात है, हमें ये लगता है कि पाकिस्तान इज अ मेजर थ्रेट, जहाँ से हमारे पास मेजरली अटैक्स आते रहते हैं। और ये हिस्ट्री है, पब्लिकली पब्लिश्ड है कि कई हमारी वेबसाइट्स हैं या कई हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी हैकर्स ने काफ़ी अटैक किया है। नॉर्थ कोरिया इज अनदर वन, जिस जहाँ से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करते रहते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उसी बेसिस के ऊपर सारी चल रही है। आई थिंक जहाँ तक मानना है कि बाकी कंट्रीज की तरफ से अटैक कितना आ रहा है, उसके लिए आई थिंक पब्लिकली आपके पोर्टल्स हैं, वो पब्लिश करते रहते हैं कि कहाँ कहाँ से नॉर्मली क्या क्या अटैक्स आते हैं। तो सर अभी हमने डिस्कस किया कि साइबर वॉरफेयर में हर कंट्री के जो इकोनॉमिक और जो चैनल्स होते हैं उन पे अटैक होते हैं, ठीक है। तो कभी जब एक साइबर अटैक होता है तो एक बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस अटैक से को क्योर करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए तो अलग अलग टूल्स हैं, बट उनको क्योर करने के लिए कौन से स्टेप्स बिजनेस ओनर को लेने चाहिए? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि आजकल अ, कोई पता नहीं है किस पे कब अटैक हो जाए और हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर या पूरी तरह से तैयार भी नहीं होते। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी पता लगता है या टीम रिपोर्ट करती है कि देयर इज एन अटैक,
या हमारी सर्विसेज डिसरप्ट हो गई हैं, तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना। ये सबसे सबसे पहला तरीका। दूसरा, जो भी सिस्टम या टीम ने आइडेंटिफाई किया है, आप उस सिस्टम को टोटली आइसोलेट कर दें, यानी उस पूरे नेटवर्क से उसे अलग कर दिया जाए। तीसरा, अगर त्वरित रूप से या इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपको लगता है कि आप उसे आपकी टीम उसको रिजॉल्व कर सकती है, तो आप उसे रिजॉल्व करवाएं। अगर नहीं लगता है तो इमीडिएटली जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज हैं, आप उन्हें रिपोर्ट करें, या किसी तरह से कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ों के अटैक के ऊपर आजकल कुछ रेगुलेशंस और रेगुलेटरी नियम बनाए गए हैं। अगर आप उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करें, हो सकता है कि आपकी कंपनी या आपके बिजनेस के थ्रू कई और सर्विसेज के कोई इम्पैक्ट हो सकता है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है, या कोई आपका डाटा लीक हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इमीडिएटली जो भी आसपास, चाहे वो पुलिस है, चाहे सर्टेन है, या और कोई एजेंसीज आपके नियरेस्ट इमीडिएटली अवेलेबल हो, आप उन्हें इमीडिएटली रिपोर्ट करें। तो सर, ऑडियंस का एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि क्या एआई बेस्ड सिस्टम्स रियल टाइम में साइबर अटैक को प्रिवेंट या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? दो चीज़ें हैं, प्रेडिक्शन और प्रिवेंशन। हम्म, जब आप प्रेडिक्शन और प्रिवेंशन की बात करते हैं, तब आपको एक और चीज़ देखना है कि सबसे पहले हमारे वो सिस्टम्स हमें चाहिए जो डिटेक्ट कर सकें। क्या हमें किसी तरह का कोई भी मैलवेयर, कोई एनॉमली, कोई अनयूजुअल बिहेवियर आपके सिस्टम में किसी भी तरह से या आपके नेटवर्क में किसी तरह से आता है, तो उसे सबसे पहले डिटेक्ट करना चाहिए। अगर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप उसे प्रिवेंट नहीं कर सकते। हम्म, बट डिटेक्शन और प्रिवेंशन ये हमेशा बिना एआई के एक मैकेनिज्म था जो चलता जा रहा है, और ये चलता रहेगा। बट क्या प्रिडिक्शन एआई के साथ प्रिडिक्शन एक्सपोज कर सकता है, या वो उसे इन्वोक कर सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में, आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ, कई क्लेम किए जाते हैं कि कुछ ऐसी एनॉमलीज हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, जिसको आप एनालाइज करके आप किसी ना किसी तरह से किसी अटैक को या किसी होने वाली एक घटना को आप रोक सकते हैं। बट वो किस लेवल की हो, या वो किस किस वॉल्यूम की वो एक घटना बन सकती है, या आने वाला अटैक हो सकता है, इस पे बहुत शोध या रिसर्च करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा मानना है, जिस तरह से हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज या तकनीकी रूप से अपने आप को सक्षम मानने की कोशिश कर रहे हैं, हैकर्स ऑलवेज एक स्टेप आगे होते हैं। आपने बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा कि घटना होने के बाद भी पुलिस आती है। आज तक वो रिएक्टिव अप्रोच चल रही है। प्रोएक्टिव, यस, कुछ केसेस में हो सकता है, बट मेरा मानना है कि वो 4 से 5% ही टोटल केसेस में होता है। मेजरली वो रिएक्टिव ही सिनेरियो होते हैं। एआई का हम जितना यूज करेंगे, जितना हम इवेंजलाइज या हम लोगों में ज्ञान या वो एक नॉलेज को शेयर करेंगे कि किस तरह से उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है, आई थिंक उसी तरह से ये जितना भी मेक इन इंडिया है या इंडियन कंपनीज हैं, जितना वो रिसर्च पे फोकस करें, वो उतना ही ज़्यादा इन सब चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड आई थिंक भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जितनी ये पॉपुलेशन है, जितने यूज केसेस हैं, वो दुनिया के किसी और कोने में या किसी और सिनेरियोज में नहीं मिल पाएंगे। तो अगर हम अपने ही गलतियों से कुछ सीख के उस पर कुछ रिसर्च करके कुछ चीज़ें कर पाए, तो आई थिंक यही भारत देश होगा जो एआई में कुछ प्रोएक्टिव सिनेरियोज या सॉल्यूशंस को प्रमोट कर सकता है। तो सर, ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी मेथड और एआई मेथड्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है या क्या आया है? ओके, सो जब बात हम करते हैं ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी की, तो आपको ये समझना होगा कि हम इवॉल्व किए नेटवर्किंग से साइबर सिक्योरिटी। तो हमने पहले शुरुआत की फायरवॉल से, फिर आईडीएस से, फिर आईपीएस से, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे ये सारे टूल्स आने शुरू हुए। आज भी कई कंपनीज ऐसी हैं या ऐसे काफ़ी हमारे वेंचर्स हैं या कस्टमर्स हैं, वो नॉर्मली फायरवॉल को ही एक एज अ साइबर सिक्योरिटी की तरह लेके चलते हैं। बट जिस तरह से इसका इवॉल्वमेंट और होना शुरू हुआ, या जिस तरह से इंडस्ट्री ने डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट यूज केसेस और डाटा का वॉल्यूम जितना बढ़ना शुरू हुआ, तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि इट्स नॉट अ वन मैन जॉब। एक एक आदमी या एक इंसान या एक टेक्नोलॉजी का ये बस की बात नहीं है। हर तरह के अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे काफ़ी और चीज़ों को पकड़ा जा सकता है। जब अगर मैं बोलूँ कि अगले पिछले 2-3 साल तक जितनी भी साइबर सिक्योरिटी वगैरह में चली, उसमें लूप होल्स रहे, क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन थी।
हर एक चीज़ को आपको मैनुअली उसमें इंटरप्ट करना पड़ता था, आपको उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता था। ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसान उसमें प्रेशर में होते थे, थकावट थी, लैक ऑफ नॉलेज था, एक्सपीरियंस लैक ऑफ एक्सपीरियंस था। इन सब चीज़ों को जब आप एक तरह से देख के चलते हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं वो अज्ञानता की वजह से कई चीज़ों को मिस कर जाते थे। और वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी ना रह के, वो कहीं न कहीं लूप होल्स के लिए एक दरवाज़ा खोल देती है, जहाँ से कोई भी अटैकर या हैकर उसको यूटिलाइज़ कर सकता था, या उस वल्नरेबल पॉइंट्स को एक्सेस कर सकता था। एआई के आने के बाद हर डाटा उसमें समावेशी करता है, उसे एक्सपोज़ लेता है, उसमें अपना इन्वोक करता है, वो सारे पूरे डाटा को एनालाइज़ करता है और उसके बाद ये देखता है कि कौन-कौन से पॉइंट्स, कौन-कौन से पोर्ट्स, कौन-कौन से पाथ, इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और वहाँ पे एक गैप, जितना जो जिन चीज़ों को लेके एक बहुत बड़ा शक माना जा रहा था या एक दुविधा थी, लोगों को एआई को यूटिलाइज़ करने के लिए, वो उसका प्लस पॉइंट बनना शुरू हो गया। तो जब आज से कुछ साल पहले तक हम डाटा सेंटर डिज़ाइन करते थे, तो हमारा कोशिश ये होता था कि डिवाइसेज़ आपस में इंटीग्रेट करते रहें। हुँ, अब मैं अगर आज की डेट में बात करूँ, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप कुछ एजेंट्स डाल दें, अगर आपने सर्वर्स के अंदर, तो वो पूरा पाथ उसे मॉनिटर कर देता है कि ये पर्टिकुलर पोर्ट्स हैं, जो आपके लूप होल्स बनाए जा सकते हैं। तो हम उसे कंटीन्यूअस थ्रेट एक्सपोज़र मैनेजमेंट भी कहते हैं। जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो एआई का एक यूटिलाइज़ेशन या उसकी पूर्ण उपयोगिता, जिस तरह से हम उसे ले सकते हैं, हुँ। आई थिंक उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है एआई में, रादर देन इनटू लेगेसी साइबर सिक्योरिटी मेथड्स। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि जब तक डाटा या प्रॉपर प्रैक्टिसेस या आपने लर्निंग लैंग्वेज मॉडल्स उसको प्रॉपर्ली नहीं किए हो एआई में, तो कहीं न कहीं वो गलत फ़ायदा भी हो सकता है। तो क्या एआई उन टूल्स के अंदर एप्रोप्रिएटली यूजेस है या नहीं, ये अभी इवॉल्व हो रहा है। कई ऐसे बड़े केसेस हैं, बड़े यूज़ केसेस हैं, जहाँ पे हम एआई का देखते हैं कि एक एआई होने के बावजूद भी वो प्रोएक्टिवली उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाया। जस्ट लाइक एज़ मैं हमेशा कहता आया हूँ कि एक यात्रा है जो साइबर सिक्योरिटी अभी चल ही रही है, जिसे उसे काफ़ी लंबी यात्रा को पूरा करना पड़ेगा। सिमिलर स्टोरी, एआई तो अभी जस्ट शुरू हुआ है। एआई हुँ। किस लेवल तक और कहाँ तक जाएगा, ये भी देखना बाकी है। तो सर जैसे-जैसे ये किसी भी फ़ील्ड में जो आपका ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनको एआई रिप्लेस करता जा रहा है। तो ऑब्वियसली जॉब्स में भी कुछ ना कुछ असर आ रहा है। तो आम जनता जो घबरा रही है कि एआई जॉब खा जाएगा, उसके लिए क्या ऐसा मानना ठीक है या इसके कुछ और ऑप्शंस हैं या किस तरह से उनको उनका ये डर कम कर सकते हैं? मैं उनमें से नहीं हूँ जो एआई को एक खतरा मानते हैं जॉब्स के लिए। आई थिंक अगर आप बैक इन टाइम्स में जाएँ, तो 90 लेट 90s या अर्ली 2000 में जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया था, हुँ, तो उसने अकाउंटेंट्स वगैरह की जॉब नहीं खाई थी, बल्कि उनका काम थोड़ा हल्का कर दिया और थोड़ा एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ा दी, रिपोर्ट्स अच्छी सा बनने शुरू हो गई। आप जितना टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, शायद वो आपको उससे ज़्यादा रिजल्ट्स देगा। आई थिंक अगर हम अपने आप को एआई के ढांचे में या स्ट्रक्चर में पूर्णतः अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें या ढाल सकें उसे, एआई हमें उसी तरह से रिजल्ट्स देगा। आज की डेट में आप देखें, मेजरली जितनी भी ईमेल्स होती हैं वो जीपीटी के थ्रू आती है, राइट? आप जितने भी थोड़े से आर्टिकल्स और ब्लॉग्स देखते हैं, वो सारे आपके जीपीटी से जनरेटेड है। आपकी प्रेजेंटेशन जो है, वो जीपीटी से जनरेटेड हुई पड़ी है। आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके लेटर्स हैं, रेजिग्नेशन लेटर्स हैं, इवन वो भी जीपीटी से आ रहे हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को देख के चलते हैं, तो एआई ने लाइफ आपकी ईज़ी बना दी है। एआई आपका वीडियो एडिटिंग में आ गया, आपके राइटिंग में आ गया, आप किसी भी फील्ड में बोलें, मेडिसिन सेक्टर में आ गया, फार्मास्यूटिकल्स में है, आपका टूरिज़्म में है, आपका हेल्थ केयर में आ गया, आपका डिफेंस में है, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। तो हर एक फील्ड में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो अछूता रहा है इस एआई से। क्या मैं अपने अपने स्किल्स को, अपने आप को उस लेवल पे आके एआई को यूटिलाइज करूंगा, या एआई लेट मी यूटिलाइज माई सेल्फ, या हिंदी में उसे इस तरह से बयान कर सकते हैं कि मैं एआई का समावेश अपने अंदर करना चाहता हूँ और एआई की यूटिलाइजेशन के साथ ही मैं उसे आगे पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहूंगा। तो एआई खतरा नहीं है, अगर आप अपने आप को एआई में ढाल सके, तो एआई विल गिव यू बेटर रिजल्ट। थैंक यू सर।
शायद इस जवाब से लोगों के अंदर थोड़ा-सा एआई को लेके जो डर है वो कम हो सकेगा। एक साइबर सिक्योरिटी के बिजनेस ओनर को कौन-कौन सी एआई के वॉल्ट हैं जो यूजेज में लाने चाहिए फॉर लाइक उसको जो एनहांस कर सके अपने बिजनेस को अच्छा वो कर सके। तो कोई ऐसे 2-3 टूल्स आप बताइए वॉल्ट जो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपनी टीम को बताना चाहिए कि आप ये भी यूज़ करें। वॉल्ट की हेल्प से हम इसको कुछ वो कर सकते हैं। ओके। देखिए, जो आप बॉट्स की बात कर रहे हैं, ये हर एक फील्ड के लिए अलग-अलग बॉट्स हैं। चाहे वो आप चैट बॉट्स की बात करें या एआई इनेबल्ड बॉट्स हो गए, तो जो उनके बिज़नेसेस को आगे इनेबल कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री से इन्वॉल्व कर रहे ये हैं। पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी। जब आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आजकल साइबर सिक्योरिटी के लिए कंप्लायंसेस है। उन कंप्लायंसेस को इनेबल करते हुए ही बॉट्स को इनेबल करना है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में जीपीटीज टोटली डिसेबल्ड है, जस्ट बिकॉज दैट प्राइवेसी सिक्योर। आपका कोई भी डाटा कहीं से भी बाहर जाया जा सकता है, और आप जो भी कुछ जनरेट कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उसमें कुछ प्रोग्राम डेवलप हो रहा है और वो जीपीटी से यूज कर रहे हैं। यू नेवर नो दैट वेदर दैट वो जो कोड है या जो वो पूरी तरह से बनाया जा रहा है, क्या वो प्रॉपर सिक्योर है, क्या डेवसेकऑप्स की पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन है। क्योंकि बॉट्स आएंगे तो वो सारी की सारी उस पर्टिकुलर डिवाइस को मैप करना शुरू कर देते हैं, एंड देन उसके पीछे वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लैपटॉप से या आपके मोबाइल से लेके आपके थर्ड पार्टी किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। बाकी बहुत सारे बॉट्स हैं, मतलब किसी भी तरह से किस पर्टिकुलर केस स्टडी में, किस यूज केस में, किस साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आप रीसेलर है, आप डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इंटीग्रेटर है, आप इम्प्लीमेंटर है, आपको सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर चलाना है, आपको सिम्स और का कुछ लॉग्स को चेक करना है, उस बेसिस के ऊपर डिफरेंट बॉट्स को आप इनेबल कर सकते हैं अपने। तो सर आपके हिसाब से कौन-सा एआई का ट्रेंड है जो ओवर हाइप्ड है बट इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो मैं कुछ इस टाइम पे बोलूंगा तो कंट्रोवर्शियल रहा? स्टेटमेंट होगा, बट कुछ लोग एआई को एक मैजिक वैन की तरह यूज करते हैं। That हर एक चीज के लिए प्रॉब्लम एआई, हर एक चीज का सोल्यूशन एआई। आई थिंक एआई अभी अपनी एक जर्नी, एक यात्रा पे है, जिसमें हर एक को अपना कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि जितना डाटा आप देंगे, जो डाटा देंगे उसी से वो लर्न करेगा और उसके बाद ही आगे काम करेगा। बट आई थिंक कि पिछले कुछ टाइम से अगर आपने सुना हो मेटावर्स प्लस एआई, तो बहुत ज्यादा ओवर हाइप सिचुएशन है एज इफ नाउ, अभी तक इस सिचुएशन में। मैंने अभी तक देखा नहीं है कि उसे कितना यूटिलाइज हुआ। आपने कुछ टाइम में देखा होगा, एक टीवी पे एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आता है, कुछ कंपनीज आई, उन्होंने भी मेटावर्स के ऊपर कुछ अपने सॉल्यूशंस दिए। बट आज की डेट में अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा काम हुआ है या इंडस्ट्री उसके ऊपर वर्क कर रही है। ग्लोबली भी कुछ मेगा जाइंट कंपनीज ने उस पर इनिशियली काम किया था, बट आई थिंक मेटावर्स प्लस एआई इज ओवर हाइप एज ऑफ नाउ। बट आगे देखते हैं उसका क्या फ्यूचर होगा या किस तरह से उसे इन्वॉल्व किया जा सकता एक है ना मेरा ये पर्सनल वो है। अभी एक्चुअली मेरी मदर एक्सपायर हुए थे। तो कभी कभी आते हैं ना, आप कुछ थॉट्स होते हैं आप किसी को नहीं बोलते हैं। तो उसमें मैंने कुछ चीजें अपने लाइन उसमें डाला, जो आपका है। जीपीटी। व्हाट्सएप वाला वो है। तो उसमें उन्होंने जो कंसोल किया, ठीक है, उससे एक चीज मेरे माइंड में तब ये क्वेश्चन आया था कि आजकल की डेट में जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं आपके किसी भी मोमेंट से निकलने के लिए, तो उससे ज्यादा मुझे लगा कि एआई उसमें हेल्प कर रहा है। तो इज इट, मतलब एआई को हम एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सन के क्या कहते हैं जो थॉट्स होते हैं या जो दूसरे पर्सन उनको कंसोल करते हैं, आप किसी सैड मोमेंट से निकल रहे हैं और उसमें से आपको कोई कंसोल कर रहा है, ठीक है, तो एआई क्या उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं, उन वो सब दे रहा चीज़ों है? से कुछ नहीं होता। आप एक चीज़ माने कि एआई इज अ टेक्निकल एवोल्यूशन, और ये कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट नहीं कर सकता। ठीक है। तो जितना भी आपका जो भी एआई से आप, चाहे वो कोई मैसेजेस या कंडोलेंसेस मैसेजेस वगैरह आप मांगते हैं और वो वहाँ पे लिखा आता है, उसने किसी ना किसी डाटा से वो उठाया हुआ है। राइट, अगर आप देखें तो आप
जीपीटी पे जाए तो आप एक कोट लिख दीजिए और उसके नीचे लिख दीजिए लेट मी नो द राइटर ऑफ दिस कोट। ओके। ओके, वो इमीडिएटली बता देगा कि वो कहाँ से किस राइटर ने लिखा हाँ, था। ओके, ये बहुत डिफरेंट चीज है जो मैंने अभी राइट। तक के सो उसमें देखा अगर है। आप ये देखें हाउ यू हैव टू मतलब फाइंड, हम्म, आप किसी दूसरी कंपनी का भी अगर डाटा देखना चाहें, अगर पेड वर्जन है हम्म, तो जीपीटी वो इमीडिएटली बता देता है, देयर इज नो सीक्रेसी। ओके। अगर आप अगर ये मान के चलें, एक क्वेश्चन आप ये भी उठा सकते हैं, क्या व्हाट्सएप का डाटा जो आजकल मैसेजिंग एप्लीकेशन का डाटा है वो सेफ और सिक्योर है, ओके। राइट? अब वो उसका आंसर अगर आप सुनेंगे, आप हम्म, रखना चाहें या ना रखें वो अलग बात है। तो जितने भी आज की डेट में मैसेजिंग सर्विसेज है, तो उनका जो डाटा है वो क्या सेफ और सिक्योर है? आ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, और आम लोगों को भी काफी इंटरेस्ट आएगा। आपने सुना होगा कि कई बार पिछले 2-3 सालों में किसी एक फेमस बॉलीवुड एक्टर की डेथ हुई और न्यूज चैनल्स ने आके कुछ चैट्स वगैरह पब्लिकली दिखा दी। हम्म, वो चैट्स कहाँ से आएंगी उनके पास, राइट? दूसरा एक और, आपने कई होर्डिंग्स देखे होंगे कुछ मैसेजिंग एप्लीकेशंस के, वो ये कहते हैं कि हमारा वन टू वन जो कम्युनिकेशन होता है वो सिक्योर्ड होता हाँ, है, राइट? एनक्रिप्टेड बट होता है। रिसेंटली अगर आप आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ निकाला है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी दे दी है कि आपके अगर ब्रीचेस वगैरह होते हैं हम्म, तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया जाएगा, आपके आपके जितने भी मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं उनकी सारी चैट्स को खंगाला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से सिक्योरिटी का फीचर वहाँ पे है। आई थिंक जवाब देना होगा या ये सोचना होगा कि क्या ये मैसेजेस कोई थर्ड पर्सन भी पढ़ता है। तो सर, जैसे आजकल मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का बहुत बूम है, ठीक है, उसमें से एक प्रोडक्ट है इवेंट शीट। तो क्या आपको लगता है कि वो प्ले बुक है उसको रिप्लेस कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक स्कीम निकाली है मेक इन इंडिया की और उसको प्रमोट कर रहा है, उसमें मेक इन इंडिया के पास ये एडवांटेज है कि हमारा जो लोकलाइजेशन है डाटा का, डाटा लोकलाइजेशन है, सबसे पहले उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। उनको प्रायोरिटीज दी जाती है। और जहाँ तक सोल्यूशन स्पेसिफिक की बात आती है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी यूज केसेस हैं उन सबको वो यूटिलाइज करते हुए, चाहे वो इवेंट शील्ड है, उसकी वो चाहे सिम है, आगे सोर है, या वैप एक्सडीआर और बाकी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एआई इनेबल्ड होते हुए वो एक्टिवली काफ़ी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर एआई एनेबलमेंट होती है और उन यूज़ केसेस को प्रॉपरली उसे एक्सपोज किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं वो उसके लिए एडवांटेज रहेगा। आगे इनका इनेबलमेंट कैसे हो, कैसे उसमें डाटा इंजेस्ट होना चाहिए, कैसे उसकी इनेबलमेंट होनी चाहिए, ये एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बन जाता है। और आजकल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आ रही है वो प्लेटफॉर्म बेस्ड पे है, क्योंकि सिम के साथ शो ऊबा विच इज़ जो आपका यूजर एंटिटी बिहेवियर एनालिसिस है, आपका एक्सडीआर विच इज़ एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स आएगा, और आपके पास वैप है जिसमें आपको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब कंप्लीट सूट आप देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं रहती है जो एक सेपरेट एंटिटीज बनाती है या अलग अलग तरह से टूल्स रहते हैं। ये सब एक तरह से एक टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सीमलेस इंटीग्रेटेड होता है, विच इज जो कि एक अलग तरह का एक सोल्यूशन या एक अलग तरह का एडवांटेज देता है। तो मेरा मानना है कि इवेंचुअल जैसे कुछ प्रोडक्ट मार्केट में और अगर आए तो ये एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं ग्लोबल प्लेयर्स को। और मेरा ये भी मानना है कि जब ऐसे टूल्स मार्केट के अंदर चलने शुरू हो जाते हैं और एआई एनेबल उसमें एडवांटेज आ जाती है, तो काफ़ी चीज़ों को वो रेक्टिफाई भी कर सकते हैं जिसकी जो हमें ज़रूरत है। सो सर, अभी तक हम लोगों ने जाना कि एआई साइबर सिक्योरिटी, आपका जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसमें तो इफेक्ट डाल रहे हैं, जी, ठीक है। बट मेरा सवाल है कि आप बताइए कि ये क्या एनवायरनमेंट को भी किसी तरह से इफेक्ट कर रहा है? देखिए, ये इस मामले में मैं अच्छा सवाल करूँगा, कहूँगा कि अ, जितने भी आजकल डाटा सेंटर्स हैं, अ, जहाँ पे भी आपको एआई की ज़रूरत होती है, तो उससे पहले आज तक हम लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में, सर्वर्स में सीपीयू की बात सुना करते थे। अब जब से एआई आया तो उसके लिए उसे पावर उतनी चाहिए, क्योंकि उसने
बहुत सारे डाटा को इन्वोक करना होता है, जो पुराना डाटा लेक होगा, तो उसके लिए उसे जीपीयूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जीपीयू से आगे पीडीयूज़ वगैरह की बात आ गई। हमारे पास ऐसे कई कई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिसके लिए काफ़ी हेवी लोड चाहिए। पावर चाहिए, पावर कंज़म्पशन होगा, कार्बन फुटप्रिंट्स होंगे आपके, तो उसके लिए आजकल ग्रीन डाटा सेंटर्स का एक नाम चला गया, जिससे हमें कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होता है, हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट्स में कितना कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं हम। काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन रही हैं। पूरे देश, पूरा ग्लोबली या पूरा यूनिवर्सली इस चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है और बड़ी जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो हार्डवेयर रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जितनी भी कार्बन उत्सर्जना जितनी भी कम हो, जिसे हम कार्बन एमिशन कहते हैं, जितना भी कम होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। एआई के आने से आपकी कंप्यूटेशन या आपकी वो जो गुणवत्ता है उसकी कैलकुलेशंस के ऊपर उसे उतनी ही पावर चाहिए, तो उसको इनेबल करते हुए या उसको पूरी तरह से मेंटेन करते हुए अगर एनवायरनमेंट पे किसी तरह का कोई विपरीत नुकसान या कुछ ऐसे ऐसे इम्पैक्ट ना पड़े जिससे जिससे इस पूरी आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो, तो ग्रीन डाटा सेंटर रेवोल्यूशन एक चल रहा है। अलग से एक सॉल्यूशंस होते हैं, कूलिंग मेथडोलॉजीज अलग से आती हैं, जिसमें आपको ये डाटा सेंटर उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। तो इंडस्ट्री ये पूरी तरह से जागृत है और पूरी तरह से समझती है कि इन सब चीज़ों में क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अभी हम फिर एक और यात्रा पे चल रहे हैं, जहाँ पे एआई अलग है, डाटा लेक अलग है, हमारे पास एनवायरमेंटल बेस पे एआई और उसके ग्रीनर डाटा सेंटर, ये एक रेवोल्यूशन की तरफ चलेगा। तो सर एआई का रोल बहुत बड़ा है। कहीं पर वो फेल भी होता होगा, कहीं पर कुछ रेगुलेटरीज भी ज़रूरी होंगे जो कि एआई के लिए लगाने इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो कुछ क्या इंडियन गवर्नमेंट और ग्लोबली ऐसा क्या रेगुलेशंस लेकर आए या ला रहे हैं जिससे कि एआई का जो सिनेरियो है उस पे कुछ तरह किसी तरह के पाबंदियां लग सके ताकि उसका गलत यूजेस हो। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते क्या है। तो सबसे पहले ये कंप्लायंसेस जो इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेट्स अज्यूम मैं आपको ये कहूँ कि मैंने एक टेक्नोलॉजी पे एक सॉल्यूशन बनाया, वो मेरे हिसाब से है। आपने एक सॉल्यूशन बनाया, वो आपके हिसाब से है। जब हम दोनों ने आपस में एक चीज़ को मैच करने की कोशिश की या हमने दोनों को मिलान किया उसपे, तो पता लगा आप अलग दिशा में जा रही हैं और मैं अलग दिशा में आ रहा हूँ। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने एक कंप्लायंस बनाया सबके साथ मिलके कि सब इस पर्टिकुलर बेंचमार्क पे या इस प्रोटोटाइप पे इस सारी चीज़ को बनाएँगे। चाहे वो आईएसओ के हो गए, एनआईएसटी फ्रेमवर्क्स हो गए, देन डीपीडीपी एक्ट आ गया, देन आपके पास पीसीआई डीएसएस आ गया, ये देन आरबीआई, एसएबी, इन तो सब के सर्टेन के अलग-अलग तरह के रूल्स और कंप्लायंसेस बनने शुरू हो गए। अब जब हम एआई की बात करते हैं, एआई बहुत नया है, एआई के लिए बहुत सारी चीज़ों को डिप्लॉय करना, डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। अभी एक 42001 करके आईएसओ का एक लॉन्च हुआ है, जिसमें कैसे कंप्लायंसेस उसको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, कैसे उसका यूटिलाइज़ेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। तो ये बेंचमार्क ऑलरेडी वेल इन प्लेस है, बट स्टिल इसके कई वर्जन्स आएँगे, कई एडिशंस आएँगे, जो समय के साथ-साथ बदलते जाएँगे। बट हर लेवल के ऊपर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या बाकी ग्लोबल एक्विजिशन प्रोग्राम्स हैं, दे हर हर इंसान ये चाहता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस डिप्लॉय हो और बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा कंप्लायंसेस से फॉलो होते हैं। ना कि किसी के भी कहने से कोई भी टेक्नोलॉजी चल जाएगी, क्योंकि उनको अडेयर करना या उनको मान्यता देना ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का पूर्णतः काम होगा। सो मेरा मानना ये है कि जितना जल्दी इंडस्ट्री इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज या इन सबको मानना शुरू कर देगी, उसी हिसाब से हमारे आगे के आई एआई प्रोग्राम्स उसे डिप्लॉय करना शुरू कर। तो सर हाँ जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग और हमारी ऑडियंस को एक इंसाइट देने के लिए कि एआई किस तरह से उनकी लाइफ में इफेक्ट करेगा, साथ के साथ जियो पॉलिटिक्स में किस तरह से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ होने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद है कि आपसे
एआई से जुड़े सवालों का कुछ जवाब मिला होगा और आपका विजन और क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए देवदत्ता से।